हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है अपनी ओन प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू क्यूरियस जूनियर। मैं हूं सोनाक्षी त्यागी मैम, आप लोगों की साइंस एक्सप्लोरर मैम। और आपके इस एग्जाम एक्सप्रेस सीरीज में आप लोगों के लिए एक वन शॉर्ट सीरीज लेकर आई हूं फॉर ऑल द ग्रेड 6 स्टूडेंट्स, फॉर ऑल माय प्यारा प्यारा बच्चास, जहां पे आपके टर्म 1 एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस वन शॉर्ट सीरीज के थ्रू कवर कर सकते हैं, आज इस वीडियो के फॉर्म में किया जाएगा। तो एक आपको डिस्क्लेमर पहले ही दे देती हूँ, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो। आप आराम से देखिए, एक एक करके सारे चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, बट प्लीज़ बहुत पेशेंटली इस पूरी सीरीज़ को देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाई गई है और कहीं ना कहीं आपके इस एग्जाम प्रिपरेशन में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, राइट? दैट इज वॉट आवर ऑब्जेक्टिव इज थ्रू दिस वन शॉर्ट सीरीज। तो पहला जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो होगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। Second chapter that we will be completing is mindful eating, a path to a healthy body. How by choosing the right food item to eat, we can lead healthier lives, right? As compared to what we are leading right now. Exploring magnets, the whole magnetic world, इसके बारे में जानेंगे. Then we will learn about how to measure length as well as what do we understand by motion. ठीक है, और कितने different types का होता है. And then we will learn the materials around us, how by knowing each of their property we can use them according to our own choice. हमें जहां जहां जैसे रिक्वायरमेंट हो, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस काम के लिए कौन सा मटीरियल सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा, राइट? एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्विज। जो यस, देखिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, मिडिल मतलब इन बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स, इन बिटवीन द डिफरेंट चैप्टर्स आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे एंड देन क्विज विल बी अ कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ क्विज, जहां पे ये जो सारे चैप्टर्स हैं पांचों, इसके रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो मूविंग अहेड, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो यहाँ हमारा क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो होगा इंट्रोडक्शन टू द वेरी टॉपिक, how you can group the different plants, how you can group the different animals that you see around yourself, and what are their homes, and according to their different homes, what are the different structural changes in their body or behavioral changes that they resort to so that वो अपने specific particular habitat में आसानी से एक जिंदगी गुजार सके, ठीक है? तो स्टार्टिंग ऑफ विद इंट्रोडक्शन, इसमें सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी। देखिए इस वर्ड को ब्रेकअप कीजिए। बायो बेसिकली कम्स फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड एज बायोस विच मीन्स लिविंग, यानी कि जो जिंदा होते हैं, ठीक है? जैसे प्लांट्स, हम, बाकी एनिमल्स। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, यानी कि कितने भिन्न भिन्न प्रकार के आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने चारों तरफ नजर आते हैं. That is what we mean by biodiversity. Simply, it refers to all the different kinds of living organisms within a given area, including all the plants, animals, the fungi and other living things. चाहे वो microorganisms हो, आपको इस वक्त अपनी आंखों से ना नजर आ रहे हो, but they are still living in that particular area, which you can see through this image. ठीक है? तो सिंस इतनी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हमारे चारों तरफ है, हम उन्हें फर्दर और बेहतर समझने के लिए कैसे उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं मेजरली रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है? सो उससे पहले ये जानते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होती है इस बायोडाइवर्सिटी की, क्यों इतनी वैरायटी ऑफ लाइफ, क्यों एक ही तरीके के जानवर या प्राणी हमें नहीं दिखाई देते. इट इज बिकॉज आप किसी भी एनिमल को देखिए, ऑल द स्पीशीज आर इंटरकनेक्टेड. हर एक एनिमल एक दूसरे पे, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर दैट मैटर एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड है. They depend on one another for their food requirements, for their home requirements, for their defense purposes. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनकी डेली लाइव्स में, ऐसे प्रोसेसेस हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पे अल्टीमेटली ये एनिमल्स एक दूसरे पे तो डिपेंडेंट हैं ही, साथ ही साथ अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंडेंट है, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स भी जो हैं उन पे भी डिपेंडेंट हैं. ठीक है? और एक एरिया विच इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी इज मोर रेजिस्टेंट टू डिसीजेज. आप हमेशा ये चीज देखेंगे, मतलब साइंटिस्ट ने ये चीज पाई थ्रू रिसर्च एंड स्टडीज, जिस भी एरिया में वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत वेरीड लाइफ फॉर्म्स मिले जाते हैं, वहाँ पर टेंडेंसी ऑफ डिसीजेज अकरेंस इज वेरी लेस. वहाँ पे डिसीजेज या इन्फेक्शंस आसानी से नहीं आते, ना ही पनपते हैं. ठीक है?
रिच बायोडाइवर्सिटी इज वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल। अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। आप देखिए, चाहे प्लांट्स हो, चाहे बाकी एनिमल्स हो, चाहे कोई भी कंपोनेंट हो हमारे एनवायरनमेंट में, एबायोटिक भी, हम उन्हें अपनी डेली लाइव्स में वेरियस पर्पसेस एंड एक्टिविटीज में यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, हमारा घर, हम खुद, बहुत बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज और फंक्शंस के लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी, अगर सिर्फ ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखा जाए, हमारे लिए भी रिच बायोडाइवर्सिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। तो अब इसमें अगर बात करते हैं प्लांट्स की, तो पौधों को हम कैसे ग्रुप करें, किस बेसिस पे ग्रुप करें? तो एक क्राइटेरिया हो सकता है कि उसकी स्टेम कैसी है, किस तरीके की स्टेम है, और हाइट। ठीक है, आपने देखा है कि सारे पौधे, सारे प्लांट्स एक जैसे हाइट के नहीं होते। किसी की स्टेम आपको ग्रीन और बहुत ही डेलिकेट नजर आती है, किसी की आपको बड़ी सी एकदम वाइड ब्राउन कलर का ट्रंक नजर आता है, किसी की बहुत सारी ब्राउन आपको ब्रांचेस नजर आती हैं या स्टेम्स नजर आती हैं। किसी की स्टेम्स इतनी वीक होती हैं कि वो खुद को सपोर्ट नहीं कर पाती। सो वेरीड फॉर्म्स हैं। इस बेसिस पे हमने प्लांट्स को डिवाइड किया 5 ग्रुप्स में। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप जो होता है वो होता है हर्ब्स का, राइट। दीज आर द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ हाइट, राइट। एंड ये फ्रेग्रेंट होते हैं, यानी कि इनकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, और एरोमेटिक होते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड टू ऐड एक्स्ट्रा फ्लेवर इन फूड। जैसे कि आपने बहुत बार ऑरिगैनो अपने पिज्जा में डाल के मस्त तरीके से खाया होगा। डोमिनोज वाले में, डोमिनोज को जब हम ऑर्डर करते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ऑरिगैनो जरूर लेके आना। ठीक है, सो ऑरिगैनो हो गया, बेसिल हो गया, थाइम लीव्स हो गई, all of these are examples of what? Your herbs, right? These are all herbs. दूसरा ग्रुप जो होता है प्लांट्स का वो होता है श्रब्स का। एज कंपेयर टू हर्ब्स दे आर लिटिल बिगर इन साइज। ठीक है, इनकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है। दीज आर मोस्टली वुडी प्लांट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा वुडी और बुशी होते हैं, जिनमें सेवरल स्टेम्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होती है, राइट। और ब्राउन कलर की जनरली आपको नजर आएंगी। दीज आर समटाइम्स ऑल्सो रेफर टू एज बुश। जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको बुशेस नजर आती हैं, दोज आर नथिंग बट श्रब्स, राइट। इसकी और एग्जाम्पल, श्रब्स की स्पेलिंग आई एम सॉरी ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, श्रब्स का एग्जाम्पल एक हो सकता है तुलसी, बुशेस के अलावा लेमन, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स। ठीक है, मूविंग अहेड, द थर्ड कैटेगरी ऑफ प्लांट्स कैन बी ट्री। ये तो आपने मोस्ट कॉमनली देखे ही होंगे अपने सराउंडिंग में। दीज आर लॉन्ग लिव्ड वुडी प्लांट्स विद अ सिंगल स्टेम कॉल्ड एज ट्रंक। इनकी होती है ये ट्रंक, जो आपको वो ब्राउन बहुत ही मोटी सी विड्थ में नजर आती है, ट्रंक। ठीक है, तो इसमें बाहर की तरफ इसकी एक डेड टिश्यू कवरिंग होती है, जिसे कहते हैं बार्क या छाल पेड़ की। ठीक है, ये ट्रंक होता है। और ट्री के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप बैनियन ट्री ले लीजिए, आप नीम ट्री ले लीजिए, मैंगो ट्री ले लीजिए, पाम ट्री, कोकोनट ट्री, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, न्यूमरस एग्जाम्पल्स दैट यू कैन लिस्ट डाउन, राइट। फोर्थ टाइप ऑफ प्लांट इज क्लाइंबर्स। They usually, they grow not along the ground but in height, यानी कि vertically upwards। ठीक है, not along the ground, ये vertically upwards travel करते हैं, right? इनका काम है किसी का सपोर्ट लेके, बिल्डिंग, तार, कोई और प्लांट, कोई और ट्री, उसका सपोर्ट लेके वर्टिकली अपवर्ड्स ट्रैवल करना, क्योंकि इनकी जो स्टेम्स होती है ना बहुत ही फ्रेजाइल और वीक होती हैं, खुद का वेट सपोर्ट नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, मनी प्लांट ले लीजिए आप, ग्रेप वाइन ले लीजिए, या आप ले लीजिए व्हाट बीन्स का प्लांट जो होता है। दीज आर ऑल्सो क्लाइंबर्स। ठीक है, दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स टेकिंग द सपोर्ट ऑफ अनदर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और प्लांट। ऑन द अदर हैंड क्रीपर्स, कोई भी चीज जब क्रीप करती है तो वो जनरली अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे क्रीप करती है, यानी कि ये वो प्लांट्स हैं जो हॉरिजॉन्टली फ्लैट ग्राउंड पे ग्रो करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। इनकी भी स्टेम्स वीक होती हैं क्रीपर्स की तरह, पर इनकी और भी ज्यादा वीक होती हैं कि वो वर्टिकली बिल्कुल ही मैनेज नहीं कर सकती ग्रो होना। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है पंपकिन, इसका एक एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप और फर्दर जान सकते हैं। सो दीज आर द 5 डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट फर्स्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ देयर स्टेम इज।
ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने डिवाइड किया। अब एक क्वेश्चन आंसर करते हैं। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्री? ट्री का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? फोकस ऑन नॉट। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं? बैनियन, मैंगो, पाम, तुलसी। जल्दी से आंसर कीजिए, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने आपको चारों के ही एग्जांपल्स दिए हैं व्हाइल वी वर स्टडिंग अबाउट दी कैटेगराइजेशन एंड तुलसी, बिकॉज तुलसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ श्रब। ठीक है, ये एग्जाम्पल है एक श्रब का, बुशी वुडी प्लांट्स होते हैं ये। अब एक बेसिस हो सकता है लीफ पे प्रेजेंट वेनेशन का। आपने देखा है किसी भी प्लांट की जो पत्ती होती है उसके बीच में एक बहुत मोटी सी लाइन जारी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? मिडरिब। ठीक है, और इसके चारों तरफ आपको और छोटी छोटी पतली लाइंस नजर आती हैं इन डिफरेंट मैनर, इन डिफरेंट शेप्स एंड डिजाइन, जिन्हें कहते हैं वेन्स। तो ये जो पूरा पैटर्न होता है वेन्स का, इसे कहा जाता है वेनेशन। बेस्ड ऑन दिस फर्दर अगर आप देखें तो हम किस तरीके से प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं? हम डिवाइड कर सकते हैं उन्हें, एक तो रेटिकुलेट वेनेशन होना। ठीक है, वेनेशन यहां पे आपको लिखा है द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ सरफेस, राइट। एक हो सकता है रेटिकुलेट वेनेशन, यानी कि जब वेन्स ऑलमोस्ट एक नेट लाइक डिजाइन फॉर्म करें ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब, द थिकेस्ट वेन प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ अ लीफ, नेट लाइक, ऑलमोस्ट एक जाली लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करें, उसे कहा जाएगा रेटिकुलेट वेनेशन। एग्जाम्पल रोज, तुलसी, हिबिस्कस, जैसे आप ये एग्जाम्पल लीफ का देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, राइट। दूसरी तरफ पैरेलल वेनेशन, यानी कि वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दे लाई साइड बाय साइड टू वन अनदर, एक दूसरे के बिल्कुल साइड बाय साइड लाई करते हैं ऑन ईदर साइड्स ऑफ द मिडरिब। ठीक है, एग्जांपल्स वीट, मेज, ग्रास, जैसे कि आपको यहाँ पे ये एग्जांपल नजर आ रहा है। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि लीफ पे प्रेजेंट वेन्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, किस डिजाइन में, किस पैटर्न में। तो या तो रेटिकुलेट, नेट लाइक, या पैरेलल, जहां पे साइड बाय साइड वो एक दूसरे के लाई करें। ठीक है, एक बेसिस हो सकता है कि उस पौधे के पास किस तरीके की रूट है, किस तरीके की जड़ है। ठीक है, उस बेसिस पे दो तरीके की रूट्स पाई जाती हैं मोस्ट कॉमनली। एक है फाइब्रस रूट, जहां पे इट अपीयर्स एज अ बंच, सिमिलर साइज थिन रूट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेसिस से ही बहुत सारी रूट शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे कोई भी मेन या प्राइमरी रूट नहीं होती, सारी एक जैसी ही होती हैं और एक बंच होता है, पूरा गुच्छा होता है इन रूट्स का। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि ग्रास, कॉर्न, बनाना। इसी के साथ टैप रूट, यहाँ पे क्या होता है, एक मेन रूट होती है जिसे हम प्राइमरी रूट भी कहते हैं। ठीक है, और उसके फर्दर स्ट्रक्चर में से निकलती हुई स्मॉल साइड रूट्स होती हैं अराइजिंग फ्रॉम इट, जैसे कि मस्टर्ड, हिबिस्कस, या यहाँ आप इस कैरेट को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये मेन प्राइमरी रूट है और ये जो आपको फर्दर छोटी छोटी नजर दिखाई दे रही है, दीज आर सेकेंडरी रूट्स। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ टैप रूट सिस्टम। ठीक है, अब यहां पे एक फैक्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज नोट दिस डाउन। जिन प्लांट्स के पास टैप रूट्स होती हैं, जनरली दे विल हैव रेटिकुलेट वेनेशन, जनरली। अब ये मैं यूनिवर्सली नहीं बोल रही हूं, ठीक है, जनरली उनके पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है। एंड द वंस विद फाइब्रस रूट्स दे हैव पैरेलल वेनेशन। ये आपको कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ना सीधे सीधे क्वेश्चन या तो आपके एग्जाम में ही पूछ सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही पूछ सकते हैं। बेसिकली आपके कॉम्पिटिशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, सो दिस इज अ फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। मूविंग अहेड, अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा गलत स्टेटमेंट है इनमें से। ठीक है, प्लांट्स विद टैप रूट्स जनरली हैव रेटिकुलेट वेनेशन. Second statement is every vein in a parallel venation lies side by side to one another. Plants with fibrous roots have net-like venation. या सारे ही तीनों जो statements हैं वो incorrect हैं, गलत हैं। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। And the answer is C option. क्यों? क्योंकि net-like venation नहीं होता। फाइब्रस रूट्स जिनके पास होती है उनके पास पैरेलल वेनेशन टाइप होता है लीव्स में। ठीक है, क्योंकि नेट लाइक वेनेशन होता है टैप रूट्स जिनके पास होती है, राइट। चलिए मूविंग अहेड,
अब अगर बात करें बेस्ड ऑन कॉटिलीडॉन्स, यानी कि किसी भी प्लांट के सीड को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है नहीं, इस बेसिस पे हमने उन्हें डिवाइड किया है मोनोकॉटिलीडॉन्स या डाइकॉटिलीडॉन्स। मोनोकॉटिलीडॉन्स यानी कि जिनके पास सिर्फ एक ही कॉटिलीडॉन हो, जैसे कि सीड ऑफ व्हीट, राइस, मेज, राइट, ये आपको सिर्फ एक ही ऐसे इससे दो हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऑन द अदर हैंड डाइकॉटिलीडॉन में विच हैव मोर देन वन कॉटिलीडॉन, डाइकॉट्स, डाई यानी कि टू, फॉर एग्जाम्पल नीम, पीज, मैंगोज, आप देखिए यहाँ पे दीज बोथ आर व्हाट, कॉटिलीडॉन्स, राइट। तो दिस इज ऑल्सो अ कैटेगराइजेशन जिसके बेसिस पे आप प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हो। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, डाइकॉट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, और अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो टैप रूट होगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए क्या कॉम्बिनेशन बनता है, डाइकॉट प्लस रेटिकुलेट प्लस टैप रूट, ये एक कॉम्बिनेशन है। बचा हुआ क्या हुआ आपका, मोनोकॉट प्लस पैरेलल प्लस फाइब्रस रूट, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रहता है विच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई, अगर आपको कोई भी ऐसे ऑड वन आउट दे दें या आइडेंटिफाई करने के लिए दे दें कि इसमें से पहचानिए किसके पास टैप रूट है या मोनोकॉट है या वो पैरेलल वेनेशन है, तो आप इस कॉम्बिनेशन के थ्रू बहुत आसानी से पहचान पाओगे, ठीक है। जनरली यही कॉम्बिनेशन रहता है, राइट। अब अगर प्लांट्स को आपने ग्रुप करना सीखा है तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स के साथ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स भी आते हैं, राइट। तो एनिमल्स को जनरली आप देखोगे अपने चारों तरफ, आपने खुद को तो देखा ही, ऑब्जर्व किया है, और ह्यूमन बींग्स को भी किया है और एनिमल्स को भी किया होगा। बहुत से होते हैं विच फ्लाई इन द एयर यूजिंग देयर विंग्स, ठीक है। अब उसमें बर्ड्स भी होती हैं, कुछ मैमल्स भी होते हैं, जैसे आपने बैट को देखा है फ्लाई करते हुए, राइट। फ्लाई तो वो भी कर रही है, उसके जो लेकिन जो उसके विंग्स हैं और बर्ड के, दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है, क्योंकि एक बर्ड है एक मैमल है। इसी तरीके से आपने बहुत सारे ऐसे एनिमल्स देखे हैं जो पानी में रहते हैं एंड दे स्विम। अब उसमें भी फिशेस भी होती हैं, मैमल्स भी होते हैं, रेप्टाइल्स भी होते हैं। कुछ रेप्टाइल्स जमीन पे क्रॉल करते हैं, क्रीप करते हैं, क्योंकि उनके पास लिम्स ही नहीं होते। तो ऐसे उनके मूवमेंट के बेसिस पे हमने एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो वॉक करते हैं। अब या तो वो अपने चारों लिम्स का इस्तेमाल करके वॉक करें, जैसे कि लायन, टाइगर, जिराफ, या दे माइट यूज ओनली टू, जैसे कि हम, राइट, ह्यूमंस यूज टू लिम्स। दूसरे हो सकते हैं जो शायद जंप करें या हॉप करें, एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, टोड्स, कैंगरूज, दे यूज देयर हाइंड लिम्स टू हॉप। जनरली ये कूदने के लिए, जंप करने के लिए अपने पीछे वाले पैरों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके पीछे वाले पैर उस तरीके से बनाए गए होते हैं। पहली तो उनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है और इन जनरल, और उनमें जो स्ट्रेंथ होती है, जो मसल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, उन्हें सपोर्ट करती हैं टू हॉप एंड जंप। क्यों? क्योंकि वो उनका बेसिकली उनका जो स्ट्रक्चर और उनकी जो फंक्शन है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, वो सर्व करता है उस तरीके से उन्हें हॉपिंग और जंपिंग कराना, ठीक है। थर्ड इज फ्लाइंग। एनिमल्स लाइक बर्ड्स यूज देयर विंग्स, जो कि मॉडिफाइड फोर लिम्स हैं, और मैमल्स लाइक बैट्स ऑल्सो यूज देयर फोर लिम्स टू फ्लाई। अब जो विंग्स हैं बर्ड्स के, वो जनरली फेदर्स के बने होते हैं। वहीं अगर आप बैट के विंग्स की बात करें तो वहां पे सिंपली सेम जो बोनी स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहता है। बोन्स के बीच में मेम्ब्रेन्स हैं, स्किन की मेम्ब्रेन है, जो कि उन्हें एक विंग लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, सो दैट दे कैन ऑल्सो फ्लाई। बट दोनों ही विंग स्ट्रक्चर में बहुत मेजर डिफरेंस है, बट दोनों ही फ्लाई कर रहे हैं, बोथ आर एरियन एनिमल्स, राइट। वहीं पे फोर्थ एक वे हो सकता है ऑफ मूवमेंट, स्विमिंग, तैरना। यानी कि मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। किस तरीके की बॉडी? यानी कि दोनों ही तरफ से पॉइंटेड है, हाँ, और बीच में से चपटी हुई है दोनों तरफ से, ताकि वाटर के थ्रू आसानी से ट्रैवल कर सके, पानी के थ्रू काट के पानी को आसानी से ट्रैवल कर सके, राइट, टू इजीली स्विम थ्रू वाटर। इसी के साथ साथ इन्हें बहुत से फिन्स भी दिए होते हैं। अब ये दोनों फिशेज और मैमल्स में ही प्रेजेंट है। जैसे मैमल की बात करें, वेल, डॉल्फिन, वॉलरसेस, सी लायंस, ऑल ऑफ दीज आर एक्वेटिक मैमल्स, दे आर नॉट फिशेज, दे आर मैमल्स, राइट, ठीक है। मूविंग अहेड, एक मूवमेंट हो सकता है क्रॉलिंग, यानी कि वो एनिमल्स जिनके पास लिम्स हैं ही नहीं, ना फोर लिम्स हैं ना हाइंड लिम्स हैं, राइट, सो दे यूज देयर होल बॉडी टू मूव। एनिमल्स लाइक वर्म्स,
या स्नेक्स जिनकी लोअर बॉडी में बहुत डिफरेंट तरीके के स्केल्स होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं इजीली ग्राउंड पे क्रॉल करने के लिए, क्रीप करने के लिए। दे डू नॉट पोसेस एनी लिम्स एंड हेंस यूज देयर बॉडी टू क्रॉल अक्रॉस द ग्राउंड। जैसे आप ये मिस्टर वर्म को यहाँ देख सकते हैं। इसी तरीके से बहुत से एनिमल्स होते हैं विच क्लाइंब ऑन ट्रीज, जिन्हें हम जनरली आर्बोरियल एनिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो टू इजिली क्लाइंब ऑन ट्रीज उनकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए ताकि वो टहनियों को या ट्रंक्स को होल्ड कर सके। ठीक है, तो उनके क्लॉज, उनके जो फोर आर्म्स होते हैं, उनकी जो कई बार आपने देखी होगी टेल इस तरीके से होती है, जैसे बहुत से ऐसे एप्स या चिंपैंजी या बहुत सारे ऐसे मंकीज होते हैं जो बहुत आसानी से एक ट्री से दूसरे ट्री पे लिटरली झूलते हुए चले जाते हैं। उनकी टेल बहुत अडेप्टेड होती है, राइट। सो आर्बोरियल एनिमल्स दे हैव स्पेशलाइज्ड लिम्स, क्लॉज, समटाइम्स अ टेल व्हिच हेल्प्स देम टू इजीली क्लाइंब। जैसे आप यहाँ पे मिस्टर स्लॉथ को देख सकते हैं, राइट। सो स्लॉथ को अगर आप देखें तो इसके जो क्लॉज होते हैं बहुत शार्प होते हैं और इनकी जो ग्रिप होती है ना बहुत अच्छी होती है। इट हेल्प्स देम टू इजीली क्लाइंब ऑन द ट्रीज एंड लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। ठीक है, अब बात करें कि ये एनिमल्स और प्लांट्स, अगर आप पूरी अर्थ को देखें, क्या पूरी अर्थ पे एक जैसा ही एनवायरनमेंट होता है, एक जैसा ही लैंड होता है या एक जैसा ही टेम्परेचर क्लाइमेट फाउंड होता है? नहीं, हर जगह अलग अलग है। ठीक है, तो इस बेसिस पे वहाँ जो प्लांट्स और एनिमल्स अपना घर बनाते हैं उनके घर भी अलग अलग होते हैं। उसी घर को आप कहते हो हैबिटेट। अब क्योंकि घर इतने अलग अलग हैं तो वहाँ रहने के लिए या तो स्ट्रक्चरली या फिजियोलॉजिकली या बिहेवियरली उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जो अपने एनवायरनमेंट में बेहतर रहने के लिए करते हैं अपनी बॉडी में, जिन्हें हम कहते हैं अडेप्टेशंस। ठीक है, तो अगर एक हैबिटेट, अब देखो जनरली अगर आप हैबिटेट की बात करें तो या तो वो लैंड बेस्ड हैबिटेट हो सकते हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल, या वो एक्वेटिक हो सकते हैं, राइट। तो इस तरीके के हैबिटेट्स हो सकते हैं। हम लैंड बेस्ड हैबिटेट्स के बारे में मेनली कवर करेंगे, जिसमें पहले हम जानेंगे फॉरेस्ट हैबिटेट्स। अब फॉरेस्ट में भी बहुत डिफरेंट तरीके के फॉरेस्ट हो सकते हैं, डेसिडुअस, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, बहुत सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। हम इन जनरल फॉरेस्ट हैबिटेट्स की बात कर रहे हैं, जहां अगर आप देखें प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन होती है ट्रीज की। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली डिफरेंट तरीके के और हाइट के ट्रीज पाए जाते हैं। और यहाँ जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली अपने आप को अडेप्ट करते हैं किस तरीके की टेक्निक्स यूज करके? कैमोफ्लाजिंग, यानी कि अपने एनवायरनमेंट, अपने बैकग्राउंड के साथ मैच कर जाना। जैसे कमेलियन को आप देखते हो, जब वो किसी भी ग्रीन सर्फेस पे आके बैठता है तो वो हरा हो जाता है, ब्राउन पे तो ब्राउन हो जाता है। क्यों? ताकि उसे कोई और प्रेडेटर पहचान ना सके कि यहाँ पे वो कमेलियन बैठा है, ताकि वो अपनी जान बचा सके। एंड एक तरीका हो सकता है मिमिक्री करना, यानी कि किसी और एनिमल या ऑब्जेक्ट की तरह दिखना। अगर कोई जानवर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पत्ती या ब्रांच की तरह या किसी फ्लावर की तरह दिखने लगेगा तो शायद वो उतनी आसानी से पहचाना ना जा सके कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हो सकता है उसकी जान बच जाए। तो जनरली एनिमल्स जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो इस तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं टू इजिली अडेप्ट इन देयर गिवन हैबिटेट। मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ हैबिटेट विच इज ग्रासलैंड। आप नाम से समझ पा रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन है वो क्या है? वो है बेसिकली आपकी, दैट इज योर ग्रासेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस, राइट। अब यहाँ पे ग्रासेस पाई जाती हैं, ये जो एनिमल्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, बिकॉज दीज आर लार्ज ह्यूज ओपन स्पेसेस। बहुत कम ट्रीज आपको स्पार्सली इधर उधर मिलेंगे, मेजरली ग्रासेस हैं। तो एनिमल्स अपने आप को इजिली स्पॉट ना करवाएं, अगेन कैमोफ्लाजिंग का तो इस्तेमाल करते ही हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें ग्रासेस भी ना डिफरेंट टाइप की होती हैं, हमेशा सॉफ्ट नहीं होती टेक्सचर में, कई बार बहुत हार्ड भी होती हैं एंड नॉट ईजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट। तो जिन एनिमल्स को इन ग्रासेस पे फीड करना है उन्होंने किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट किया है? उनके बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से बनाया गया होता है कि जब वो इस ग्रास को कंज्यूम करें तो वो आसानी से पचाई जा सके, ताकि उसमें से एनर्जी ली जा सके। ठीक है, टू इजिली च्यू एंड डाइजेस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लें बाइसन, ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है एनिमल का, राइट। मूविंग अहेड, एक हैबिटेट होता है पोलर हैबिटेट, जनरली जहां आइस कैप्ड आपको वो नजर आएंगे माउंटेन्स या माउंटेनियस हैबिटेट इन जनरल। यहाँ जो प्लांट्स होंगे
पहली बात तो बहुत ही स्कार्स वेजिटेशन होगी, यानी कि बहुत कम, क्योंकि टेम्परेचर इतने कम है, एंड मोस्टली कॉनिफर्स के फॉर्म में, यानी कि इनकी जो ब्रांचेस होंगी ना वो स्लांटिंग फॉर्म में होंगी इस तरीके से, ताकि अगर स्नो आके गिरे भी तो वो स्लाइड हो जाए, जमा ना हो लीव्स पे, क्योंकि अगर लीव्स पे जमा हो गया तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके की उनके मेजरली स्ट्रक्चर होता है। एनिमल्स की बात करें तो इन्होंने अपने आप को कोल्डर टेम्परेचर्स में इजीली सर्वाइव करने के लिए एक तो कोटिंग रखी हुई है थिक फर की, अच्छा खासा फर इनकी बॉडी के ऊपर होता है जैसे कि पोलर बेयर, और एक लेयर ऑफ ब्लबर होती है विच इज नथिंग बट अ लेयर ऑफ फैट, क्योंकि फैट बेटा एक तरीके का न्यूट्रिएंट है जो कि एनर्जी रिसोर्स के साथ साथ एक एनर्जी रिजर्व है, और जब हमारी बॉडी में स्टोर किया जाता है एज अ लेयर तो वो हमारी बॉडी को हीट भी प्रोवाइड करता है, या एक बेसिकली इंसुलेशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द आउटसाइड कोल्डर टेम्परेचर्स। जैसे कि आप सर्दियों में एक्सटर्नली अपने आप को कवर करते हो थ्रू स्वेटर्स, जैकेट्स एंड कोट्स, ये हमारे बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म है जो खुद से ही कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन पोलर एनिमल्स के पास ये लेयर और भी ज्यादा मोटे तरीके से होती है, जैसे कि अगर आप सील्स को, वॉलरसेस को देखोगे तो बहुत फैट थिक लेयर ऑफ ब्लबर फाउंड किया जाता है टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्डर टेम्परेचर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको जनरली पोलर बेयर्स, वॉलरसेस, सील्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, इस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। फोर्थ एंड फाइनल हैबिटेट जहां पे आपको एनिमल्स और प्लांट्स मिल सकते हैं, यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, अगेन यहाँ पे भी स्कार्स वेजिटेशन है, लेकिन यहाँ पे क्यों है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे पानी उतना नहीं होता, बारिश ही नहीं गिरती। ठीक है, तो अगर पानी ही नहीं है तो प्लांट्स की ग्रोथ उतनी ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, तो कम और बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, राइट। दीज हैव अडेप्टेड by modifying their leaves into spines या thorns, almost needle like leaves हैं इनकी। ठीक है, needle like leaves हैं, मैं बताती हूँ क्यों। to minimize water loss and have deep long roots to absorb water from the soil। क्योंकि पानी की ऑलरेडी कमी है, तो ऐसा नहीं कि मिट्टी में पानी बिल्कुल भी नहीं है पर बहुत गहराई में है। उस गहराई तक पहुंचने के लिए प्लांट्स को अपनी रूट को भी उतनी ही गहराई तक ले जाना पड़ता है, जिसकी वजह से रूट की जो एपरेंट लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, राइट। अब मैंने बात की लीव्स की। बेटा देखो, जितना सरफेस एक्सपोज्ड होगा टू द एटमॉस्फेयर, टू द सनलाइट, उतना ही ज्यादा वाटर लॉस होगा थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो उस सरफेस को कम करने के लिए इन्होंने अपनी लीव्स का स्ट्रक्चर ऐसे करने के बजाय कैसे कर लिया? ऐसा, नीडल लाइक, थॉर्न लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स की बजाय उनकी जो स्टेम्स होती हैं, थिक स्टेम्स, वो परफॉर्म करती हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे कि कैक्टस, कैक्टाई आपने देखा होगा, इनकी स्टेम्स जो होती हैं वो परफॉर्म करती हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वहीं अगर एनिमल्स की बात करें तो इन्होंने अडेप्ट किया है बाय हैविंग पैडिंग इन द फीट। अगर आप कैमल्स को बहुत ध्यान से देखोगे ना, उनके पैर देखोगे तो उसमें पैडिंग होती है। क्यों? क्योंकि इतनी सैंड होती है कि उन्हें प्रॉपर ग्रिप बनानी होती है ताकि उनका पैर अंदर ना धंसता हुआ चला जाए, मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, और वो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे खाने और पीने दोनों की ही बहुत कमी है। तो उन्हें सब कुछ रिजर्व करके रखना पड़ता है, प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना पड़ता है जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। तो ये पैडिंग उन्हें मदद करती है आसानी से चलने के लिए। ठीक है, और इनकी बहुत बड़ी बड़ी आई लैशेज होती है जो इनकी आईज को कवर करती हैं फ्रॉम द सैंडस्टॉर्म्स। बहुत बार डेजर्ट में सैंडस्टॉर्म्स चलते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना घुस जाएं, इनकी आई लैशेज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, विच अडेप्टेशन हेल्प्स द कैक्टस टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर? कौन सा अडेप्टेशन है, कौन सी ऐसा बदलाव है जो कैक्टस ने अपने अंदर किया है अपने एनवायरमेंट, अपने हैबिटेट के हिसाब से, ताकि वो पानी के लॉस को कम कर सके? नीडल लाइक लीव्स, ब्रॉड लीव्स, ब्रांच स्टेम, फाइब्रस रूट्स। जल्दी से बताइए, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, अभी जस्ट इससे पहले हमने यही चीज कवर की थी, एंड द आंसर इज नीडल लाइक और थॉर्न्स, बेसिकली स्पाइन्स आ जाते हैं उनकी स्ट्रक्चर पे। चलो मूविंग अहेड, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज माइंडफुल ईटिंग, अ पार्ट टू अ हेल्थी बॉडी। सी, आपने ये प्रोवर्ब सुना या ना सुना हो, मैं आपको बताती हूँ, यू आर वॉट यू ईट।
आपकी पूरी बॉडी, आपके मुंह से निकलता हुआ एक एक शब्द, आपके एक्शंस, आपके बॉडी की फंक्शनिंग इज everything that you put inside your body. So you should be very very mindful as to what it is that you are eating. हम जनरली खाने को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. हम ये सोचते हैं हाँ ठीक है एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, कुछ भी डाल लेते हैं मुंह में, किसी भी वक्त डाल लेते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लंच में उसे कॉम्पनसेट कर लेंगे, है ना, लंच हम डबल खा लेंगे अगर ब्रेकफास्ट स्किप किया है. ये सारी जो बिहेवियर है ये अल्टीमेटली हमें एकदम से तो शायद इफेक्ट ना नजर दिखाए, लेकिन लॉन्गर रन में जैसे जैसे आप एज करोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, ये बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारी हेल्थ को. ठीक है, तो अब पढ़ते हैं फूड क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इस खाने में जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को कि इस फूड में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है. ठीक है, और फार्म से प्लेट तक कैसे ये खाना हम तक पहुंचता है. राइट, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फूड से. अगर फूड देखा जाए सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ. विदाउट इट वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव बिकॉज फूड इज दैट कंपोनेंट विच प्रोवाइड्स अस द नेसेसरी एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय अस टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज एंड फंक्शंस. ठीक है, इट इज द चॉइसेस ऑफ फूड दैट अफेक्ट आवर हेल्थ. इसीलिए कहा जाता है गुड न्यूट्रिशन इज अ पिवटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. अगर आप अपने मुंह में डलती हुई हर एक चीज़ का ख्याल रखें इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो आपको ये पता रहेगा कि आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत ही हेल्दियर वे में गुजारी जाएगी. ठीक है, फूड एसेंशियली इज मेड अप ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच अल्टीमेटली सर्व एज एनर्जी सोर्सेज. फूड मेजरली न्यूट्रिएंट्स का बना हुआ है और ये न्यूट्रिएंट्स की भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे. उनके अपने रिस्पेक्टिव फंक्शंस और उनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं और उनकी कमी की वजह से क्या इफेक्ट हमारी बॉडी में आ सकता है, सब कवर करेंगे. ठीक है, बैलेंस डाइट किसे बोलते हैं? A diet which contains all the necessary nutrients in the optimum amounts. देखो बेटा, हम कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, डेफिनेटली देते हैं, खाना ज़रूरी भी है, लेकिन एक लिमिट से ऊपर कोई अच्छी चीज़ भी बुरी हो जाती है ना. तो ऐसा तो है नहीं कि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड्स हैं तो हम दिन भर बैठ के कार्बोहाइड्रेट्स ही खाएं. राइट, ऐसा नहीं हो सकता. या प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड है तो हम प्रोटीन्स ही खाएं, हमारी मसल्स एकदम स्ट्रांग हो जाएंगी, सेल्स बहुत जल्दी से रिपेयर करेंगी, बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी. नहीं, देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस अमंगस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स सो दैट आपकी बॉडी को हर एक चीज़ की जो ज़रूरत है उसे वो टाइमली और उतनी ही अमाउंट में मिले जितने उसे ज़रूरत है. ठीक है, पहली चीज. बैलेंस डाइट की बात करें, सो स्टूडेंट ऑफ योर एज, ग्रेड 6 के बच्चे हो आप, तो आप लोगों को जरूरत है कम से कम 5 मील्स अ डे, यानी कि एक ब्रेकफास्ट, फिर एक मिड टाइम स्नैक होना चाहिए आपका, मिड डे स्नैक, फिर लंच, फिर आपका इवनिंग स्नैक और फिर डिनर. ठीक है, इस तरीके की आपकी मील्स होनी चाहिए. पांचों ही मील्स में ऐसा नहीं कि दाल रोटी सब्जी खाए जा रहे हो या सिर्फ लेस के चिप्स खाए जा रहे हो, ये नहीं. इट शुड बी इन अ प्रॉपर वे. हर एक न्यूट्रिएंट हर एक मील में प्रेजेंट होना चाहिए ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स ऑप्टिमली आपकी बॉडी को प्रोवाइड की जा सके. ठीक है, तो उसे कहा जाता है एक बैलेंस डाइट. अलॉन्ग विद दैट आपका वाटर का कंटेंट, आपके फाइबर्स या रफेज का कंटेंट वो भी अच्छा होना चाहिए. ठीक है, सो मूविंग अहेड and moving to the first food component or the nutrient, that is carbohydrates. Majorly ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बने होते हैं. ठीक है, they are the main source of energy which are broken down into simple sugars. Generally इन्हें हम common language में एक और नाम से बोलते हैं sugars because these are sweet in taste. और इन्हें हम छोटे टुकड़ों में और तोड़ते हैं ताकि इनसे necessary energy हम निकाल सके, extract कर सके. Food which are rich in nutrients can be potatoes, pumpkin, whole grain breads. These are some of the examples और बहुत से ऐसे examples हो सकते हैं. Second जो component हैं वो हैं proteins. इन्हें हम body building components भी बोलते हैं. ठीक है, इन्हें commonly हम body building component भी कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा ही हुआ है. Right? क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के वेरियस कंपोनेंट्स को, चाहे हमारे सेल्स का रिपेयर हो, चाहे हमारी बॉडी की ग्रोथ हो, चाहे डेवलपमेंट हो, उसमें बहुत मदद करते हैं. और इसीलिए कहा जाता है दैट चिल्ड्रन, स्पेशली चिल्ड्रन ऑफ योर एज, रिक्वायर मोर प्रोटीन एज कम्पेयर टू से अ पर्सन लाइक मी. आई एम एन अडल्ट, मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है प्रोटीन्स की जितनी आपको है, क्योंकि अभी आप ग्रोइंग एज में हो. ठीक है, तो मीट, फिश, बीन्स, लेंटिल्स,
legumes, all of these are examples of protein rich food. ठीक है, स्पेशली अगर आप देखें फिश वन ऑफ द रिचेस्ट माना जाता है जिसमें प्रोटीन्स होती हैं. थर्ड इज फैट्स. ये भी एनर्जी गिविंग कंपोनेंट होता है, ठीक है, बट ये मेनली एज एनर्जी रिजर्व वर्क करता है. जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना, हाउ टू ग्रुप एनिमल्स में हमने पोलर एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे लेयर ऑफ फैट लेयर ऑफ ब्लबर होती है. ठीक है, तो वो हमें इंसुलेशन या बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करती है. फूड आइटम्स, ऑयल, बटर, नट्स, घी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है फैट रिसोर्स का. ठीक है, इसके बाद थर्ड कंपोनेंट जो हो सकते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि प्रोटेक्टिव कंपोनेंट होते हैं, हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने में और हमें इन्फेक्शंस और डिजीजेस से बचा के रखने के लिए, यानी कि हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसे अच्छे से फंक्शनिंग और उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल वेजिटेबल्स, वेरी वेरी रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. एंड फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फूड इज वाटर. जैसा मैंने आपको कहा था, कम से कम दिन के 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर ऑल ऑफ अस शुड consume so that our body is properly hydrated. अगर आप इनफैक्ट पानी की वो देखें, इंपॉर्टेंस देखें, हमारी बॉडी 60 to 70% सिर्फ पानी ही है. तो अगर आप पानी को ही कंज्यूम नहीं करोगे, सो जस्ट इमेजिन हाउ आवर बॉडी विल बी एबल टू फंक्शन, है ना. इतने सारे कंपोनेंट्स तो फैंसी पढ़ लिए, पानी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. इसी के साथ साथ अगर आप वेरियस विटामिन्स की बात करें और हम इसमें मिनरल्स भी कवर करेंगे, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, एक है विटामिन ए. ठीक है, ये आपका बेसिकली किस चीज़ में फंक्शन करता है, आपकी आईज और स्किन को हेल्दी रखने में, राइट. इसके कुछ सोर्सेज हो सकते हैं, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क. और अगर इसकी कमी हो जाए तो जनरली लॉस ऑफ विजन, या जिसे हम कॉमनली कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विजन हो जाना, डार्कनेस में ना दिखाई देना, या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है अगर इसे हमने टाइमली ना केटर किया तो. ठीक है. सेकेंडली विटामिन बी, राइट. विटामिन बी जो होता है ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, राइट. और ये जनरली पाया जाता है लेग्यूम्स में, नट्स में, होल ग्रेन, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स में. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीज होती है वो होती है बेरी, जिसमें आपको स्वेलिंग यानी कि बॉडी का फूल जाना, किसी पार्ट का टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन. टिंगलिंग यानी कि ऐसा लगता है जैसे कहीं पे हल्की सी गुदगुदी या कुछ ऐसे पिंच कर रहा हो. इन फीट एंड इन हैंड्स, ट्रबल इन ब्रीदिंग हो जाना. ठीक है. इसके साथ अगर विटामिन सी की बात करें तो ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है टू फाइट डिसीजेस. मेनली इसका जो सोर्स होता है वो होता है सिट्रसी फ्रूट्स या सिट्रस फ्रूट्स. ठीक है, जैसे कि आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक डिसीज होती है स्कर्वी, जहां सिम्टम्स देखे जाते हैं गम्स की ब्लीडिंग, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स एज वेल. विटामिन डी को देखा जाए सो ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है टू अब्सॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ. ठीक है, एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि धूप में बैठ जाओ, धूप से विटामिन डी मिलेगा. बेटा, धूप विटामिन डी नहीं देती. धूप की प्रेजेंस में हमारी बॉडी खुद ब खुद विटामिन डी प्रोड्यूस करती है. कैसे, कहाँ से, क्या प्रोसेस होता है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. ठीक है. सो एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश, एग्स, ऑल ऑफ दीज आर सोर्सेज. इसकी कमी की वजह से रिकेट्स हो सकती हैं, जहां सॉफ्ट या बेंट बोन्स स्ट्रेट होनी चाहिए, यहाँ हल्की सी कर्व्ड बोन्स हो जाती हैं. ठीक है. एंड इवेंचुअली दे बिकम सो वीक कि हमारे लिए चलना फिरना या मूवमेंट इन जनरल डिफिकल्ट हो जाता है. कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे बोन्स और हमारे टीथ दोनों को ही बहुत हेल्दी रखता है. ठीक है. इसका एक तो आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कर्ड, चीज, पनीर, सब आर रिच इन कैल्शियम. अब इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से क्या होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, बोन्स वीक हो जाएंगी. ठीक है. ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, राइट. टूथ डीके हो सकता है. ठीक है. सो वीक बोन्स, टूथ डीके, दांतों का खराब हो जाना, राइट. इसके अलावा आयोडीन. अब आयोडीन क्या हेल्प करता है हमें टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज. जनरली ये सीवीड से मिलता है, वाटर चेस्टनट यानी कि सिंघाड़ा जो होता है उससे, या आयोडाइज सॉल्ट.
राइट इसकी वजह से एक डेफिशिएंसी डिसीज होती है गॉइटर, जहां आपको बहुत ही ये ना प्रोमिनेंटली नजर भी आती है एक्सटर्नली, जहां पे जो नेक रीजन होता है ये बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है, ठीक है, इट इज स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक। व्हाई द नेक रीजन ओनली, दिस यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। आयरन एक ऐसा मिनरल है जहां पे विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आर ब्लड, क्योंकि ये मेजरली हमारे आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, राइट इसके रिच फूड्स हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट, पोमीग्रेनेट। इसकी कमी हो जाए तो खून की कमी हो सकती है, अनीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से वीकनेस होना या ब्रेथ की शॉर्टनेस होना। क्योंकि देखो अगर टाइम पे खून की कमी हो जाएगी तो खून का क्या बेसिकली पर्पस है, आरबीसीज का क्या फंक्शन है, ऑक्सीजन कैरी करना हर एक बॉडी पार्ट तक। अगर ऑक्सीजन टाइमली किसी बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंचेगी या आपका कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट है जो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर तो आपको सडनली ऐसा लगेगा कि सांस नहीं आ रही, सांस फूलती है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज फूड आइटम्स गिवन बिलो बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। आपको कुछ फूड आइटम्स दिए जैसे कि बीन्स, पल्सेस, पीज, मीट, ये फैट की कैटेगरी में आते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स या कार्बोहाइड्रेट्स। जल्दी से आंसर कीजिए। बीन्स, पल्सेस, पीज, मीट, ये हम एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं एंड दीज आर वेरी वेरी रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स यानी कि योर बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। अब अगर बात करें कि आप ऑन एन इंडिविजुअल लेवल या कभी भी जनरली आपको अगर जानना है कि कोई एक फूड आइटम है तो वो सबसे ज्यादा अगर उसे बोला जा रहा है दैट इट इज रिच इन प्रोटीन, लेट्स सपोज, तो आप कैसे टेस्ट करोगे कि उसमें प्रोटीन वाकई प्रेजेंट है या नहीं? क्योंकि टेस्ट करके थोड़ी ना प्रोटीन आपके मुंह में आके बताता है कि अरे मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हूँ। आपको कोई ना कोई एक केमिकल प्रोसीजर या कोई साइंटिफिक मेथड तो चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रोटीन के लिए एक टेस्ट होता है जिसमें आप जिस भी फूड सैंपल को टेस्ट करना चाहते हो फॉर प्रोटीन, तो उसके लिए आप क्या करो, आप उस फूड सैंपल को एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, ठीक है, उसे अच्छे से लिक्विडी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, उसमें डालो आप कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, ये दो केमिकल्स, राइट। एंड इसके बाद जैसे ही इसका कलर, इस सोल्यूशन का कलर वायलेट या पर्पल में चेंज हो जाए, that will indicate that there is a presence of protein. अगर ना हो so there is absence of protein, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखो कलर चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ प्रोटीन नहीं है, यहाँ कलर चेंज हुआ है यानी कि फूड सैंपल जो हमने टेस्ट किया था उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, राइट। सेम वे अगर हमें स्टार्च के लिए चेक करना है दैट स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप आयोडीन सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप एक फूड सैंपल को लो, ठीक है, अच्छे से उसे लिक्विडी कंपोनेंट में बेसिक लिक्विड फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दो, उसमें आप डालो 4 से 5 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। इफ द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाए दैट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फूड आइटम। जैसे कि चावल ले लो, पोटैटो ले लो, इन सब में स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है टेस्ट फॉर फैट्स, यानी कि आपके फैट्स किसी कंपोनेंट ऑफ फूड में प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए सिंपली आप एक पेपर ब्लॉटिंग टेस्ट कर सकते हो, जहां आप देखो एक पेपर पे वाटर ड्रॉप कुछ इस तरीके से नजर आती है और वहीं ऑयल ड्रॉप कुछ इस तरीके से नजर आती है, और जब आप उसके थ्रू देखने की कोशिश करोगे ना तो आपको हल्का धुंधला धुंधला नजर आएगा, राइट। तो ये डिस्टिंक्ट येलोइश स्पॉट जो बन के आता है, ये सिर्फ एक वही फूड आइटम प्रोड्यूस कर सकता है किसी पेपर पे जिसमें ऑयल, जिसमें फैट प्रेजेंट हो एज अ कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। तो ये आपके टेस्ट हैं टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स, राइट। चलिए मूविंग अहेड, अब अगर बात करें कि फार्म से प्लेट तक आते आते मतलब किस तरीके से खाना आता है, तो आप देखिए फार्म में हमारे जितने भी फार्मर्स हैं वो कितनी मेहनत करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स को सो करने के लिए। आप जानते हैं बहुत सारे डिफरेंट सोइंग सीजन्स होती हैं, राबी, खारिफ, जायद, जिनमें डिफरेंट तरीके के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। उन क्रॉप्स को प्रॉपरली वहाँ पे सो किया जाता है, फिर उनमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये डाले जाते हैं या मैन्योर डाला जाता है, फिर उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है, हार्वेस्ट करके उन्हें स्टोर किया जाता है, ठीक है। स्टोरेज करने के बाद उन्हें पैकेजिंग या प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। फाइनली वहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, और उसके बाद
एक तरीका हो सकता है कि रिटेल या ग्रोसरी शॉप्स के थ्रू उन सारे ही फार्म बेस्ड प्रोडक्ट्स को बेचा जाए, या तो सीधे एक हाउस होल्ड में यानी कि हमारे घरों में, हमारे होम्स में, ठीक है, या रेस्टोरेंट्स में, राइट। सो दिस इज हाउ फूड कम्स फ्रॉम फार्म टू ईच ऑफ आवर प्लेट्स, ठीक है। सो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आपके मुंह में जाता हुआ हर एक निवाले के पीछे न जाने सैकड़ों लोगों की मेहनत इन्वॉल्व है। तो जो भी खाना आप खाते हैं प्लीज उसकी एक तो रिस्पेक्ट कीजिए, राइट। बी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल इनफ, ग्रैटिट्यूड हमेशा रखिए इस बात का कि हम उतने फॉर्चुनेट हैं कि हमें डेली बेसिस पे जितनी मील, जितना खाना और जिस अमाउंट में चाहिए वो मिल रहा है, क्योंकि बहुत से अनेकों लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें बेसिक नेसेसिटी ऑफ देयर लाइफ खाना नहीं मिल पा रहा। आप इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में देख लीजिए, छोटे से छोटे बच्चे दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ हंगर। सो नेवर एवर वेस्ट फूड, राइट। उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं, चाहे कम ही लीजिए, कोई बात नहीं, आप वापस ले लीजिएगा, फिल इट अप वंस इफ यू फील दैट यू रिक्वायर मोर, बट डोंट टेक more than what is required by your body, because it will end up getting wasted, and wastage of food is the biggest crime that any one of us can do at this point, right, in our lives. चलो moving ahead, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जहां हम मैग्नेट्स की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेट्स। फर्स्ट, क्या मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेट के पोल्स कैसे होते हैं, और इनकी स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैग्नेट्स की, दीज आर वेरी वेरी स्पेशल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑफ कोर्स स्पेशल तो हैं ही, तभी हम इतना टाइम देके इन्हें यहाँ पे आज लर्न करने वाले हैं, दैट हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट certain materials like iron, cobalt and nickel. Not just attract, they can repel also. ठीक है। तो मैग्नेट्स जो होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ मटेरियल दैट हैज बीन प्लेस्ड और बेस्ड ऑन द पोल दैट इज फेसिंग ईच वन अनदर, राइट। किस वजह से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ फोर्स एक्टिंग विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म और द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स अवेलेबल, कुछ नेचुरल हो सकते हैं जो कि नेचर ने बाय नेचर इटसेल्फ दे हैव बीन मेड, सच एज अ स्पेशल रॉक कॉल्ड मैग्नेटाइट जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल मेड बाय ह्यूमन बींग्स जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, बहुत तरीके के मैग्नेट्स होते हैं जिससे आप खेलते भी हैं, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं दैट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट्स, ठीक है। इससे आप बहुत आसानी से, इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप मैग्नेट का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से अपने सराउंडिंग में ही पता लगा सकते हो कौन से मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, क्या वो मैग्नेटिक है या वो नॉन मैग्नेटिक है। अगर अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ तो मैग्नेटिक होगा, अगर नहीं होगा तो नॉन मैग्नेटिक होगा, ठीक है। सो दीज आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नेटिज्म और द मैग्नेटिक फोर्स। सम ऑफ द एग्जांपल्स कैन बी लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। स्टील, राइट, स्टील इज बेसिकली एन अलॉय ऑफ आयरन, right, non-magnetic material which do not get attracted of course, and they are not affected by the magnetism or the magnetic force which is being exerted by the magnets. Examples जैसे कि leather, cloth, paper, wood, यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, इतने वेरियस एग्जाम्पल्स आपको थ्रू इमेजेस भी नजर आ रहे होंगे, राइट। मैग्नेट की पोल्स की बात करें बेटा, तो हर एक मैग्नेट जो है इट हैज टू एंड्स या टू पोल्स। एक होता है नॉर्थ पोल डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल N और एक होता है साउथ पोल डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल S। ये जो पोल्स होते हैं ये ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं, ऑफ कोर्स तभी दो एंड्स पे प्रेजेंट हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ मैग्नेटिक मटीरियल स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इन दोनों पोल्स पे, यानी कि किसी भी मटेरियल को आप यहाँ पे या इस पोल के पास लेके आओगे तो सबसे ज्यादा फोर्स फील होगा, अट्रैक्शन का या रिपल्शन का। अगर इसके बीच के प्रेजेंट एरिया पे लेके जाओगे तो वहां रिलेटिवली वीकर मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। सो इफ यू ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू मैग्नेटिक मटेरियल, द मटेरियल विल बी मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द नॉर्थ और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, राइट। चलिए मूविंग अहेड, अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर एज शोन इन द फिगर। फिगर देख लेते हैं, ये आपकी फिगर है, ये आपका कंटेनर है और ये आपका मैग्नेट नंबर 1 है और ये मैग्नेट नंबर 2 है,
ठीक है, या मैग्नेट P ले लो, हम मैग्नेट 1 और Q लिख ही क्यों रहे हैं जब वहाँ पे मैग्नेट P और Q लिखा ही हुआ है, राइट। ये मैग्नेट P है, मैग्नेट Q है, दो मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, आपको दोनों के पोल्स भी नजर आ रहे हैं, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। अब आप बताइए व्हाट वुड हैपन इफ द फोर्स ऑन मैग्नेट P इज रिमूव्ड। क्या होगा अगर मैग्नेट P के ऊपर से जो फोर्स लगाया जा रहा है वो हटा दिया जाए। ये जो क्वेश्चन है वो अगले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैग्नेट की। तो आप एक बार कोशिश करो आंसर करने की, थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाओगे तो आपको पता, ये चीज आपने, ये प्रॉपर्टी तो आपने सुनी ही सुनी होगी मैग्नेट के बारे में। आप ये देखो, नॉर्थ नॉर्थ एक साथ है, साउथ साउथ एक साथ है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई फोर्स लगाया जा रहा है इन दोनों को साथ में रखने के लिए। अगर ये फोर्स हटा दे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द मैग्नेट P विल एंड अप रिपेलिंग द मैग्नेट Q, रिपेल करेगा, उसे अपने से दूर धकेलेगा। क्यों? क्योंकि लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। और यहां बात आती है प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट एनी मैग्नेट इज दैट लाइक पोल्स रिपेल। आप नॉर्थ और नॉर्थ को एक साथ लेके आओगे तो ये एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, ठीक है। नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से बेसिकली एक दूसरे से दूर जाते हैं, ऐसी साउथ साउथ पोल, ठीक है। वहीं पे अगर आप नॉर्थ साउथ को एक साथ लेके आओगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे, राइट, वेरी वेरी सिंपल। सेकेंड प्रॉपर्टी देखें, अगर मैग्नेट किसी ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हम मैग्नेट के किसी भी पोल के पास कोई एक मटेरियल या ऑब्जेक्ट लेके आते हैं और वो उसे रिपेल करता है, तो उससे क्या पता चलता है कि वो जो ऑब्जेक्ट आप लेके आए थे वो नॉन मैग्नेटिक है। तो आप इससे बहुत आसानी से बता सकते हो इंडिकेटर ऑफ मैग्नेटिज्म, क्या उस ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अगर रिपेल कर दिया तो नहीं है, अट्रैक्ट कर लिया तो है, ठीक है। थर्ड इज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो हमें किस में मदद करता है, इसका हम एम्प्लॉय करते हैं बेसिकली ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इन आवर कंपास, ठीक है। आप देखेंगे जो बहुत सारी वॉयजेस होती हैं, वॉयजेस यानी कि द सी बेस्ड ट्रैवल दैट यूजुअली a lot of people do, they use compass, right? Fourth property is any broken magnet acts as individual magnets. अगर यहाँ पे ये एक मैग्नेट है और इसे मैं बीच में से यहाँ तोड़ दूँ, जैसा आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो बीच में से तोड़े हुए मैग्नेट का यहाँ पे अपना एक साउथ और यहाँ पे अपना एक नॉर्थ पोल बन जाएगा। इसे मैं फर्दर तोड़ दूँ तो ये क्या बनाएगा, एक नॉर्थ एक साउथ ऐसा मैग्नेट, एक यहाँ पे बनेगा नॉर्थ और साउथ ऐसा मैग्नेट। इसको भी यहाँ पे तोड़ दूँ तो ये भी बिल्कुल इसी फॉर्म में बना देगा। यानी कि मैग्नेट को आप जैसे जैसे तोड़ोगे वो इंडिविजुअल मैग्नेट्स में ही डेवलप होगा, ठीक है। मैग्नेट्स कैन ऑल्सो लूज देयर मैग्नेटिज्म। कैसे? अगर उसे बहुत हाइट से रिपीटेडली बार बार ड्रॉप किया जाए, या उसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे आप हीट करो, या आप अच्छे से मैग्नेट्स को स्टोर ना करके रखो, सो देयर इज अ चांस कि उस मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लूज आउट ही हो जाएगी। मतलब इट विल स्टॉप बिहेविंग एज अ मैग्नेट ऑल टुगेदर, राइट। मूविंग अहेड, इसी बेसिस पे आपके सामने क्वेश्चन है, प्लीज बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज सिग्निफिकेंटली इफ left in the open, touched with iron, dropped from a height repeatedly, none of these। क्या हो सकता है जिसकी वजह से किसी एक मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही लूज हो जाए? सो द आंसर कैन बी इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट रिपीटेडली, राइट। वो जो इम्पैक्ट होगा उस मैग्नेट पे, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज लूज आउट हो सकती हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जहां हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन बोथ, ठीक है। जहां हम पढ़ेंगे दैट हाउ कैन वी मेजर सर्टन वैल्यूज और सर्टन फिजिकल क्वांटिटीज, पोजीशन कैसे डिफाइन की जाती है किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की, मोशन क्या होता है और उसके कॉमन टाइप्स जो हमें चारों तरफ नजर आते हैं वो। तो बेटा मेजरमेंट की बात करें, सबसे पहली बात, मेजरमेंट किस तरीके का प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी और द साइज ऑफ समथिंग बाय कंपेयरिंग इट टू अ नोन स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। एक नोन या स्टैंडर्ड वैल्यू के अगेंस्ट आप जब कंपैरिजन करते हो तो उसका साइज या उसकी लेंथ आपको पता चलती है, मेजरमेंट या उसकी क्वांटिटी पता चलती है, ठीक है। इट बेसिकली इन्वॉल्व्स यूजिंग अ रेफरेंस पॉइंट और अ यूनिट टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली।
लेकिन पिछले मतलब जो जब तक साइंटिफिक प्रोसीजर और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स उतने डेवलप नहीं हुए थे, उतनी नॉलेज नहीं थी, तो ट्रेडिशनली यूज्ड मेथड्स कुछ थे जिसके थ्रू हम मेजरमेंट करते थे, जैसे कि हैंड स्पैन, यानी कि हाथ की मदद से मेजर करना कि क्या लेंथ है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ आपकी जो स्टडी टेबल है, आप अपने हाथ की मदद से मेजर करो, एक बार आप करो, एक बार मैं करती हूँ, ठीक है। ऐसे ही हम 2-3 लोगों को और बुला लेंगे। क्या आपको लगता है कि मेजरमेंट एक्यूरेट होगा? क्योंकि सबके हाथ का कैसा स्ट्रक्चर है, क्या साइज है, क्या क्या डिस्टेंस है 2 उंगलियों के बीच में, वो दैट डिफर्स, तो वो एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरह क्यूबिट, अगर डिस्टेंस फ्रॉम योर एल्बो टू द टिप ऑफ योर मिडिल फिंगर, ये भी कई बार यूज किया जाता था, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का क्या डिस्टेंस है, ये भी यूज किया जाता है। अब दिस ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेम वे गोज फॉर फुट स्पैन, यानी कि पैर, आपने जो पैर रखा, फुट रखा, उसके हिसाब से मेजरमेंट करना। अब पैर का भी तो साइज अलग अलग हो सकता है ना। तो ये सारे ही ट्रेडिशनल मेथड्स आफ्टर अ पॉइंट रिडंडेंट हो गए। क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेट थे ही नहीं। हर बार कोई इंसान करे तो कोई डिफरेंट वैल्यू निकल के आए, तो इस तरीके से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो कोई सिस्टम आ ही नहीं पा रहा था। तो साइंटिस्ट क्या बेसिकली लेकर आए? दे इस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, ताकि दुनिया में कोई भी इंसान कभी भी मेजरमेंट करे, वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए। चाहे मैं इंडिया में बैठ के करूं, मैं अलास्का में बैठ के करूं, मैं अंटार्कटिका में बैठ के करूं, कहीं पे भी करूं, बट वो यूनिफॉर्मिटी और प्रिसिशन मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए अगर लेंथ की बात की जाए तो एसआई यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूनिट जो रखी गई वो थी मीटर, जिसका सिंबल हम स्मॉल एम से लिखते हैं। लार्जर लेंथ्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं जनरली किलोमीटर्स की करते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो ये जो कन्वर्जन स्केल है आप इसे रेफर कर सकते हैं, राइट, आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है ये। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी यूनिट्स हो सकती हैं और उनके भी रेस्पेक्टिव कन्वर्जन स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं ये। अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, नॉन स्टैंडर्ड नहीं, ट्रेडिशनल मेथड वाला यूनिट नहीं है। तो क्या हो सकता है? मीटर, फुट स्पैन, हैंड स्पैन, क्यूबिट। मैंने आपको एक हल्का सा हिंट दिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन मार्क योर आंसर एंड द आंसर विल बी मीटर, क्योंकि ये क्या है? दिस इज अ एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट or international system of units which is especially used to designate length, right, or distances. करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग क्या हो सकता है? देखो, अब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर तो निकाल लिया, ठीक है, लेकिन आप जब मेजर कर रहे हो किसी भी लेंथ को तो उसका एक प्रॉपर वे, करेक्ट वे भी होता है, राइट। तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है दैट यू शुड प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। अगर ये ऑब्जेक्ट है येलो में तो आप उसे बिल्कुल उसी की लेंथ में रखिए, मतलब अलाइनमेंट सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्केल टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, उससे जो आपकी लेंथ है वो डिफर कर जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस होता है इस चीज में, राइट। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ making sure that you are measuring lengths correctly is avoiding parallax errors, यानी कि आप जब स्केल को रीड करोगे, किसी भी चीज को जब आप मेजर कर रहे हो, जब आप स्केल को रीड करोगे तो सामने से, बिल्कुल एकदम सामने से रीड करना है, ऐसे किसी साइड से आप नहीं रीड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यहां से आप देखो, दिस इज द स्केल, ठीक है, हम जहां पे इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ये करेक्ट वे है, जहां से लेंथ क्या आ रही है? 6.2 सेंटीमीटर्स। आप इस साइड से देखो 6 सेंटीमीटर, यहां से देखो 6.5 सेंटीमीटर, तो ये गलत हो जाएगा, पैरेलैक्स एरर आ जाता है। इसी तरीके से अगर कभी ब्रोकन स्केल्स हों, उनका भी इस्तेमाल किया तो जा सकता है, वैसे तो करना नहीं चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे? सपोज एक स्केल है और उसका जो यहाँ पे 0 होता है वो ब्रेक हो गया हो, वो प्रेजेंट ही नहीं है, और 1 से वो स्केल स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? जितना आपने उसमें 1 से शुरू किया है उतना आप फाइनल वैल्यू में से डिडक्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि वो टेक्निकली शुरू 0 से होना चाहिए था, बट आप 1 से शुरू कर रहे हो क्योंकि वो ब्रोकन स्केल है, उतनी ही वैल्यू आप डिडक्ट कर दोगे फ्रॉम द फाइनल वैल्यू, राइट, ठीक है। मूविंग अहेड, ये तो बात हो गई ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जिनकी जो शेप है वो प्रॉपर एक
वे में है। अब अगर हम बात करें कर्व्ड लाइन की को मेजर करना, उसकी लेंथ को मेजर करना, तब आप कैसे करोगे? स्केल को मोड़ तरोड़ थोड़ा ना सकते हो एक कर्व्ड लाइन की तरह, लेकिन यहां आप एक मदद ले सकते हो, किसकी? डायरेक्टली मीटर स्केल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंस्टेड आप एक थ्रेड का इस्तेमाल करो और फिर मीटर स्केल का इस्तेमाल करो। कैसे? जैसे कि ये आपकी कर्व्ड लाइन है पिंक कलर में, है ना? तो ये इस तरीके से कर्व्ड है, ऑलमोस्ट लाइक अ स्नेक। आप इसके चारों तरफ उसी तरीके से एक थ्रेड को अलाइन कर दो, है ना? जैसे आपने इस थ्रेड को अलाइन किया, आपको पता चल गया कि ये थ्रेड उतना ही लंबा है जितनी कर्व्ड लाइन। अब इस थ्रेड को आप इस स्केल के पैरेलली स्केल के ऊपर रख दो, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा, राइट? जितनी उस थ्रेड की लेंथ आएगी उतनी ही लेंथ उस कर्व्ड लाइन की है, ठीक है? तो इस तरीके से आप एक कर्व लाइन को, स्केल को तोड़ने मरोड़ने मत लगना, स्केल को आप कर्व नहीं बना सकते, राइट? ठीक है। किसी की पोजीशन को अगर कभी डिस्क्राइब करना है, क्यों डिस्क्राइब करते हैं हम? सबसे पहली बात तो ये कि हम डिस्टेंस जानने की कोशिश करते हैं, विच मेजर्स द लेंथ बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और 2 पॉइंट्स। लेकिन सपोज करो कि आपको कोई डिस्टेंस मेजर करना है, मैं आपको बोलूं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस, जैसे कि सपोज मुझे ए और बी का डिस्टेंस पता करना है। मैंने एक इंसान को बोला पी को कि तुम ए से बी का डिस्टेंस मेजर करो, और एक क्यू जो कहीं बीच में खड़ा था कि तुम भी मुझे ए से बी का डिस्टेंस बताओ। तो क्यू जब मेजर करेगा उसके लिए तो डिस्टेंस इतना आएगा, पी जब मेजर करेगा उसके लिए डिस्टेंस इतना आएगा। तो भाई दोनों है तो डिस्टेंस, लेकिन मुझे तो ए से बी तक का चाहिए ना, तो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट बताना होगा दोनों को ही कि भाई ए से ही शुरू करो। तो वहां बात आती है रेफरेंस पॉइंट की, व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट, ठीक है? तो जनरली हम डिस्टेंस जब भी हम डेजिग्नेट करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट से ही करते हैं, राइट? अब बात आती है मोशन की। बेटा मोशन क्या है? Whenever an object is said to be in motion, if its position is changing with respect to a reference point with time, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कब कहा जाता है कि इट इज इन मोशन? जब भी उसकी पोजिशन चेंज हो रही हो, उसकी लोकेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर चेंज हो रही हो फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस पॉइंट अंडर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। वहीं पे आप देखो एक कॉन्सेप्ट आता है रेस्ट का, जैसे कि आपका घर, पेड़ पौधे जो एक जगह पे खड़े रहते हैं, है ना? दे डोंट शो मोशन इन जनरल अगर देखा जाए। और यहाँ पे आप देखो मोशन वेयर यू कैन सी दीज चिल्ड्रन प्लेइंग, राइट? और द बटरफ्लाई फ्लाइंग। सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन, जहाँ पे जो लोकेशन है वो चेंज हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट? अब अगर टाइप्स की बात की जाए तो मोशन मेजरली 3 तरीके का होता है। एक होता है लीनियर, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, जैसे कि आपको ये कार नजर आ रही है, इट इज ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन, तब उसे कहा जाता है लीनियर मोशन। यू साइक्लिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर मोशन, ठीक है? सर्कुलर, द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करे अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, तो उसे कहा जाता है सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये टॉप हो गया, जैसे कि ये फेरिस व्हील हो गया, राइट? जैसे कि आपकी रोटेशन ऑफ अर्थ हो गई अराउंड इट्स एक्सिस, जैसे कि ये ब्लेड्स हो गई ऑफ हेलीकॉप्टर, जैसे कि आपका सीलिंग फैन। ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशंस। थर्ड आता है ऑसिलेटरी मोशन, विच हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, यानी कि टू एंड फ्रो लेकिन अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, जैसे कि स्विंग, राइट? स्विंग्स हो गए, जैसे कि आपका पेंडुलम हो गया। These are examples of objects showing periodic या oscillatory motion, right? Moving ahead, another question for all of you. Which of the following is not an example of rotational motion? इनमें से कौन सा example नहीं है rotational motion का? Movement of the moon on its axis, movement of earth on its axis, movement of a person on the road, movement of blades of a fan. मैंने आपको ये सारी ही एग्जाम्पल्स अभी दिए हैं ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है? तो आप जल्दी से आंसर करो, क्या आंसर होगा? एंड द आंसर इज मूवमेंट ऑफ अ पर्सन ऑन द रोड। देयर आर हाई चांसेस दैट मोस्ट प्रॉब्ली एक लीनियर मोशन हो रहा है,
ठीक है, बिकॉज द पर्सन इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं ये चीज, राइट? तो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ रोटेशनल मोशन, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज मटीरियल्स अराउंड अस, जहां हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स जो हमारे चारों तरफ हमें दिखते हैं उन्हें ग्रुप किया जा सकता है बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मटीरियल्स एंड द मैटर, राइट? सो मूविंग अहेड, आप अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें देखते हो, ऑल ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, बट आप कैसे इन सारी ही चीजों को कुछ स्पेसिफिक पर्पस या फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो पर्टिकुलर मटेरियल इसी फंक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि उस मटेरियल के पास कुछ ऐसी क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है? सो वी कैन ग्रुप दीज मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर यूनिक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज, और अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हेल्प्स अस टू चूज द राइट वन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। क्यों हमें ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए? ताकि हमें ये पता हो कि हम डिफरेंट मटेरियल्स को किस तरीके से अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं ग्रुपिंग की? देखो, आपने कई बार देखा होगा, बहुत ही क्रूड मैनर में अगर समझा जाए किसी भी मटेरियल को ग्रुप करना, शेप, साइज, कलर, जैसे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टॉयज होते हैं या डिफरेंट बॉल्स होती हैं, या आपके पास कोई भी फॉर दैट मैटर, अगर आप अपने कपड़ों को ही अरेंज कर रहे हो, कई बार आप कलर वाइज करते हो कि सारे ब्लैक कपड़े एक साथ, वाइट एक साथ, रेड एक साथ, राइट? कई बार आप शेप के हिसाब से करते हो, अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मटेरियल्स है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। कई बार आप साइज के हिसाब से करते हो, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? सो इट कुड बी शेप, कलर, हार्डनेस, यानी कि फील में कैसे हैं, सॉफ्टनेस या शाइन, राइट? तो इस बेसिस पे क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? अगर हम बात करें अपीयरेंस की, यानी कि वो मटेरियल दिखता कैसा है, अगर बहुत शाइनी है, बहुत ही चमकीला सा मटेरियल है, तो उसे लस्ट्रस कहा जाएगा। एग्जांपल्स, मोस्ट मेटल्स जैसे कि आयरन, गोल्ड, जिंक, इसमें एक नॉन मेटल भी इंक्लूडेड होता है, डायमंड, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड, कॉपर, दीज आर लस्ट्रस मटेरियल्स। दूसरी तरफ होते हैं नॉन लस्ट्रस, जो जिनका सरफेस शाइनी बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे कि पेपर, वुड, रबर। पेपर और वुड को कभी भी आपने ऐसे शाइन करते हुए नहीं देखा होगा जैसे आप जनरली मेटल्स को देखते हो, ठीक है? इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? बेस्ड ऑन टच एंड फील ऑफ दैट मटेरियल। हो सकता है वो टच में काफी हार्ड हो, यानी कि कंप्रेस, दबाने में या आसानी से स्क्रैच ना किए जा सके, डिफिकल्ट टू कंप्रेस या स्क्रैच, जैसे कि रॉक हो गया, आयरन हो गया। और वहीं सॉफ्ट भी होते हैं, बहुत ही इजीली स्क्विशी मुशी भी हो जाते हैं, कंप्रेस भी किए जा सकते हैं, स्क्रैच भी किए जा सकते हैं, जैसे कि कॉटन और रबर, राइट? अब इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं। यू हैव टू स्पॉट दी ऑड वन आउट बेस्ड ऑन टच एंड फील। मैंने ये भी आपको हिंट दिया है, कॉटन, फर, वुड, कॉटन कैंडी। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पे? ऑड वन आउट यानी कि तीन एक जैसे हैं, एक थोड़ा अलग है बाकी तीनों से, राइट? सो इट इज वुड, बिकॉज एज कंपेयर टू ऑल दी अदर थ्री इट इज अ लिटिल हार्ड एज like in basically in terms of touch and feel, right? चलो, moving ahead, based on how they interact with the light, लाइट के साथ ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि जब इनके सामने लाइट सोर्स हो, क्या ये लाइट को पूरे तरीके से पास होने देंगे, क्या पार्शली ब्लॉक कर देंगे, यानी कि थोड़ी सी लाइट जाने देंगे, थोड़ी सी ब्लॉक कर देंगे, या कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे? इस बेसिस पे मटेरियल्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। पहला है ट्रांसपेरेंट, जो कि थ्रू विच यू कैन इजिली सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बिकॉज ये पूरी पूरी लाइट को पास होने देते हैं। दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है? व्हाट डू दे अलाउ? दे अलाउ द light to pass through them. I'm sorry, please excuse me. They allow the light to pass through them. Examples, glass, water, air, right? Second materials हो सकते हैं translucent, which do not provide a clear view of the objects. यानी कि partially ये block कर देते हैं light के path को, तो आपको इनके थ्रू धुंधला धुंधला या हल्का सा ब्लर्ड नजर आता है, जैसे कि बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, या एक ऑयल बॉटल के थ्रू अगर आप देखने की कोशिश करो। थर्ड मटेरियल्स होते हैं ओपेक, जिनके थ्रू आप कुछ भी नहीं देख सकते। ये कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं लाइट के पाथ को, कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं।
अब आप मुझे इसमें से बताओगे कौन सा मटेरियल सबसे अच्छे फॉर्म में और डिफाइंड वे में शैडो फॉर्म कर सकता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक। एग्जाम्पल ओपेक के बुक, पेंसिल, ह्यूमंस, हम खुद एग्जाम्पल्स हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है which among the following will allow only partial light to pass through it? Water bubble, table, foggy window या magnifying glass। सिर्फ पार्शियल वे में लाइट अलाउ कर रहा है, यानी कि ना ही पूरी पूरी लाइट कर रहा है और ना ही पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहा है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है अ फॉगी या फ्रॉस्टेड विंडो, जिसमें हल्का सा धुंध बन गया है तो उसके थ्रू दिखाई तो देता है पर उतनी क्लियरली नहीं दिखाई देता। इट्स अ ब्लर्ड विजन दैट यू हैव, राइट। अच्छा, एक क्या तरीका हो सकता है किसी भी मटेरियल को बेसिकली कैटेगराइज करने का, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्या वो पानी में आसानी से घुल सकता है या नहीं? अगर हाँ, इट इज कॉल्ड एज सॉल्युबल विच इजिली डिजोल्व्स इन वाटर, जैसे कि सॉल्ट, शुगर, राइट। इसी के साथ साथ इनसॉल्युबल, जो नहीं डिसॉल्व कर सकते, जैसे कि सैंड, ऑयल, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। एक तरीका हो सकता है बेस्ड ऑन मास। मास का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ही हैवी या भारी ऑब्जेक्ट होगा विच हैज मोर मास, जैसे कि अ बैग फुल ऑफ स्टोन्स। जितना कम होगा उतना ही लाइटर होगा विच हैज लेस मास, जैसे कि कॉटन या लीफ। या इसी बैग को खाली कर दो तो ये बैग हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है। अब बात करते हैं मैटर की। वॉट एग्जैक्टली इज मैटर? Any object which is said to be a matter when it has weight, यानी कि उसके पास वजन हो, and it has a volume, यानी कि it occupies space. So everything around you, be it the air that you breathe, be it the water that you drink, be it the pen pencil through which you write on your notebooks, the notebook itself, all of this is matter, because सभी के पास वजन भी है और सब एक जगह भी घेरते हैं, यानी कि उनकी वॉल्यूम भी है, right? The amount of matter in an object is called its mass. मैं आपको बता चुकी हूं। हम मास को जनरली कैलकुलेट या मेजर करते हैं इन ग्राम्स या किलोग्राम्स। ठीक है, मैटर ऑन अर्थ मोस्ट कॉमनली 3 फॉर्म्स में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। SLG, आप इसके लिए एक्रोनिम याद कर सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो आपको यहां पे नजर भी आ रहा है। तीनों ही मैटर हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो दैट ऑल दीज 3 आर मैटर्स, येट दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। ठीक है, इनका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अगर बहुत टाइटली पैक्ड हैं जैसे कि सॉलिड में, तो यहां पे क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्सेस हैं, वो इतने ज्यादा हैं, वो एक दूसरे से दूर ही नहीं जाते, तो एक दूसरे से बहुत ही चिपके हुए बैठे हैं। ठीक है, वहीं लिक्विड की बात करें तो थोड़े लूजली पैक्ड हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। बीच में हल्का सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम हो गया है तो थोड़ा सा दूर चले गए हैं। और यहाँ पे तो इतने वाइडली स्पेस्ड हैं कि इनके बीच का आप देखो डिस्टेंस कितना ज्यादा हो गया, इनके बीच में कितना स्पेस आ गया, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे कम होते हैं, राइट। अब इनको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड, या सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। या तो आप हीट प्रोवाइड करके कर सकते हो, जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे वैसे वैसे आप सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दोगे। जितना ही टेम्परेचर कम करोगे वहीं गैस लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनती जाएगी। ठीक है, तो ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे क्या प्रोसेस होता है, उन प्रोसेस के क्या नाम होते हैं, उनका क्या यूज होता है हमारी लाइफ में, राइट। तो ये जो ग्रेड 6 की 1 शॉर्ट सीरीज थी, जहां हमने कोशिश की है कि आपके मेजर टॉपिक्स को हम कवर करें, ये हमने सारी चीजें कवर की। अब हम क्विज के वे में आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आएंगे, आप लोग आंसर करो फटाफट से, राइट। सारे क्वेश्चंस जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे ही आएंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज, Which statements are true about the tree in hilly areas? Mountainous या higher elevated areas में जो trees होते हैं उनके बारे में कुछ statements हैं, आपको बताना है कौन सा सही है।
These trees are normally cone shaped यानी कि कॉनिफर्स होते हैं. They have sloping branches यानी कि slanting branches होती हैं. इनकी जो leaves होती हैं, some of the trees are needle like and all of the above. तो जल्दी से बताओ hilly areas में जो पेड़ पौधे मिलते हैं उनके किस तरीके के फीचर्स हो सकते हैं. आप हैबिटेट देखो कैसा है, वहाँ का क्या क्लाइमेट है, वेदर है, और फिर सोचो कि उस ट्री ने कैसे अडेप्ट किया होगा वहाँ पे इजीली सर्वाइव करने के लिए. सो इट इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, कोन शेप्ड, स्लोपिंग ब्रांचेस, नीडल लाइक लीव्स. राइट, चलिए मूविंग अहेड. यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रिया प्लेस्ड 2 drops ऑफ अ लिक्विड ऑन कुक्ड राइस विच टर्न्ड द राइस ब्लू ब्लैक. उसने 2 ड्रॉप्स ऑफ कोई लिक्विड डाली जिसकी वजह से राइस पूरे पूरे ऐसे ना ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गए. व्हाट कुड बी दैट लिक्विड जो प्रिया ने यूज किया राइस के ऊपर डाला? वेजिटेबल ऑयल, आयोडीन सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन या नाइट्रेट सोल्यूशन. जल्दी से बताइए कौन सा सोल्यूशन हो सकता है? एंड द राइट आंसर इज आयोडीन सोल्यूशन. ठीक है, दिस इज अ टेस्ट फॉर स्टार्च. ये ब्लू ब्लैक कलर आपको क्या बता रहा है कि जो राइस जिसमें उसने ये आयोडीन सोल्यूशन डाला, इट इज रिच इन स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट. राइट, मूविंग अहेड. यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई जा रही है. दिस फिगर शोज अ रिंग मैग्नेट X फ्लोटिंग अबव अनदर रिंग मैग्नेट Y. दिस इज बिकॉज ये X है, ये Y है, दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में बिल्कुल भी नहीं है, फ्लोट कर रहे हैं. Why? बिकॉज मैग्नेट X इज लाइटर देन मैग्नेट Y. मैग्नेट Y is more powerful than magnet X. The like poles of both magnets are facing each other and they repel each other. The unlike poles of both magnets are facing each other and they are attracting each other. इसलिए वो float कर रहा है X Y के ऊपर. तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा C. क्योंकि X और Y के जो दोनों like poles हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि X फ्लोट कर रहा है Y के ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ. कौन सा लेंथ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट? मीटर, क्विंटल, मिलीमीटर या किलोमीटर. जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आंसर हो सकता है लेंथ के लिए? एंड इट इज द आंसर क्विंटल. ये वेट के लिए जनरली इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये तो सब लेंथ के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं एज यूनिट्स. चलिए मूविंग अहेड. विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स डू नॉट हैव अ लस्टर, यानी कि शाइनी नहीं होते. लस्टर का मतलब शाइनी होना, शाइनी नहीं है. स्टील, आयरन, डायमंड या पेपर. तो जल्दी से बताओ कौन सा नॉन लस्ट्रस है? एंड वेरी वेरी इजी, इट इज दी पेपर. ठीक है, डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल करते हो, कभी भी आपने ऐसे चमकते हुए तो नहीं देखा होगा, है ना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल केसेस. चमकना भी इज नॉट लस्टर, इट इज शाइनी. वो किस रीजन से होता है वो आप हायर क्लासेस में जानोगे. चलिए मूविंग अहेड. विच ऑफ दीज विल हेल्प पोलर बेयर्स अडेप्ट टू लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स? ठीक है, वाइट फर, fat below skin, keen sense of smell, long tail, blunt claws, thin skin, paws, wide body, paws for swimming, gills for respiration, thin skin, large eyes, white fur. पोलर बेयर को कौन मदद कर सकता है आसानी से एक पोलर रीजन या पोलर हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए? एंड द आंसर इज वाइट फर. क्यों? क्योंकि चारों तरफ आइस होती है, आइस वाइट कलर की होती है मेजरली, तो ये आसानी से अपने एनवायरनमेंट से ब्लेंड कर जाते हैं, तो छुप के शिकार कर सकते हैं. ठीक है, फैट बिलो द स्किन यानी कि वो ब्लबर होना जो उन्हें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है. कीन सेंस ऑफ स्मेल, ताकि इन्हें दूर से ही पता चल जाए कि आसपास क्या खाना अवेलेबल है, सो दैट इन्हें लंबे डिस्टेंसेस ना ट्रैवल करने पड़े, क्योंकि खाना एज इट इज ऐसे जगह पे बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड वैरायटी ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स वहां पाए जा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिसीजेज इज नॉट करेक्टली मैच्ड. आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, उनसे रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसीजेस दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. ठीक है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन B1 की कमी से स्कर्वी हो जाता है,
आयरन की कमी से एनीमिया और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो आप बताइए कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? एंड द राइट आंसर इज विटामिन B1 स्कर्वी, क्योंकि स्कर्वी नहीं होता, यहां होता है बेरी। ठीक है, स्कर्वी किसकी वजह से होता है? विटामिन सी, जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। रिच फूड आइटम्स कौन से होते हैं? सिट्रसी फ्रूट्स जनरली, राइट? ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिया है ऑफ 3 बार मैग्नेट्स एज शोन इन द फिगर्स। कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल है? मैं बस आपको एक हिंट दे रही हूँ। इतना याद रखो कि एक प्रॉपर्टी हमने मैग्नेट की पढ़ी थी कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अब आप इस अरेंजमेंट को देखो, ठीक है, बहुत ध्यान से चारों ही अरेंजमेंट्स को देखो और आप खुद बताओ कौन सा ऐसा अरेंजमेंट है जो इनमें से पॉसिबल है, वाकई में इसी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। क्यों? क्योंकि ये अगर देखो, यहाँ पे हम अब एक एक करके कवर करते हैं कि क्यों सी है। ये अगर नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होगा, राइट? यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ होगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, यहाँ साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ। तो आप देखो, अनलाइक पोल्स दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, इसीलिए इस स्ट्रक्चर में अपने आप को मेंटेन करके रह सकते हैं। वहीं आप देखो, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ये वाला नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, तो ये तो ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ है तो राइट। सो बेसिकली इस तरीके से अगर आप देखो तो आप जान सकते हो कि यहाँ पे जो मैग्नेट्स हैं, राइट, मैंने थोड़ी सी गलती की है, लेट मी जस्ट यस, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इस तरीके से। आई एम रियली सॉरी, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, राइट, ये अरेंजमेंट। अब आती है बात डी ऑप्शन की। सबसे पहले डी ऑप्शन देखते हैं। ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा। यहाँ पे लाइक पोल्स आ गए, ये रिपेल कर देंगे, तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, चलो यहाँ तो अनलाइक पोल्स हैं, ठीक है। ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, फिर से लाइक पोल्स आ गए, ये रिपेल कर देंगे, ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल नहीं है। ये साउथ है तो इसका ये दूसरा एंड नॉर्थ होगा, यहीं पे अनलाइक पोल्स आ गए, तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, राइट। चलिए, मूविंग अहेड, which of the following statements is correct for measuring the length using a ruler? यानी कि यहाँ आप याद कीजिए वो कॉन्सेप्ट जो हमने जाना था कि क्या प्रॉपर वे होता है ऑफ मेजरिंग लेंथ, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। सो पहली चीज, रूलर शुड बी प्लेस्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हुज लेंथ इज टू बी मेजर्ड। worn out portions of the ruler should be used for measuring. Keep your eye vertically above the point where the measurement is to be taken. All of the above. You have to identify the correct statement out of these all. ठीक है, क्या correct है आपको ये बताना है for measuring any length, and the correct statement is C. You need to keep your eye vertically above the point where the measurement is to be taken, so that what you can do, you can avoid which error? Avoid parallax error. ठीक है, साइड से नहीं देखना, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड आपको देखना है, राइट। चलिए, मूविंग अहेड, न्यूट्रिएंट इज डिफाइंड एज, न्यूट्रिएंट की क्या डेफिनेशन हो सकती है? Constituents of food that help in body functioning, substance which alters body functioning, constituents of food that don't, substance which is not useful for body functioning। तो बहुत ही डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन है, इसमें आंसर आपका होगा ए, यानी कि जो आपकी बॉडी को प्रॉपर वे में फंक्शन करने के लिए हेल्प करे वो आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है। So with this students, we finish our one shot series for grade 6. हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो भी आपके टर्म 1 रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं उन्हें समराइज्ड वे में आपके लिए क्विकली रिवाइज करना, सो दैट आपके लिए आसानी हो जाए टू लर्न एंड टू फर्दर हेल्प यू इन दिस जर्नी ऑफ योर एग्जाम प्रिपरेशन। इसके अलावा अगर कोई कॉन्सेप्ट्स हैं या कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं रिगार्डिंग योर एग्जाम विच कैन
to perform well. Do let us know in the comment box. बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ज़रूर शेयर कीजिए अपना फीडबैक एंड आंसर कीजिए क्वेश्चंस को ऑनेस्टली एंड ऑल द वेरी बेस्ट. ठीक है, आपके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे तरीके से जाएंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ, मेरा पूरा भरोसा है आप सब. Very bright and very intelligent students. Have faith in yourselves. Don't get scared. It is just an exam. ठीक है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो. That is it. So all the very best. Thank you so much for watching this video.